वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर रितु माथुर और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के रेफरेंस में कैटालिटिक एक्टिविटी यानी उत्प्रेरकीय सक्रियता। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस ध्यान करेंगे कि उत्प्रेरक या कैटलिस्ट क्या होता है। जो अभिक्रिया की सक्रियता को प्रभावित करते हैं और स्वयं रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हें कैटलिस्ट या उत्प्रेरक कहते हैं। अब एक टर्म है प्रमोटर एंड पॉइजन। इनको हमें डिटेल में यहाँ नहीं करना है, लेकिन इनकी जानकारी हमें होनी चाहिए कि जो स्वयं कैटलिस्ट की तरह तो यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन वो कैटलिस्ट की जो पावर है, कैटालिटिक पावर है, उसको बढ़ाते हैं, उन्हें हम प्रमोटर कहते हैं। जबकि पॉइजन भी स्वयं कैटालिस्ट की तरह यूज़ नहीं होते, लेकिन कैटालिस्ट की जो पावर है, कैटालिटिक पावर, उसको कम कर देते हैं। तो आज के लेक्चर के रेफरेंस में हम पॉइजन और प्रमोटर्स को बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी रिएक्शंस की जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो आप ये जानते हैं कि बहुत सी रिएक्शंस, चाहे वो इनऑर्गेनिक हों या ऑर्गेनिक हों, उनमें जो कैटालिस्ट यूज़ होते हैं वो जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं या उनके कंपाउंड्स होते हैं। एग्जाम्पल की तरह हम मान सकते हैं कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं, लगभग सभी एलिमेंट्स जो हैं वो कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, वेनेडियम है, और भी बहुत से एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे अपनी बात को कंफर्म करने के लिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स कैटालिस्ट की तरह किस तरह से काम कर रहे हैं। नाउ यहाँ जो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपको दिख रहा है, उसमें प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन। प्राइमरी अल्कोहल के लिए हमने यहाँ लिया है RCH2OH, और इसका जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? फेरस सल्फेट और H2O2 की उपस्थिति में, और ये कहलाता है फेंटन्स रिएजेंट। फेंटन्स रिएजेंट कैटालिस्ट की तरह काम करता है और प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज या ऑक्सीकृत कर देता है। यहाँ फेरस सल्फेट में आयरन एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। सेकेंड रिएक्शन हम देखते हैं हेबर प्रोसेस। आपको पता है कि ये अमोनिया के निर्माण में आवश्यक है। अमोनिया के निर्माण की जो रिएक्शन का नाम है दैट इज़ हेबर प्रोसेस, जिसमें कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बनाते हैं। यहाँ पर आयरन और मोलिब्डेनम की उपस्थिति में ये क्रिया हो रही है, और यहाँ मैं आपको बता दूं कि आयरन एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, जबकि मोलिब्डेनम क्या है? ये एक प्रमोटर है, यानी कि ये आयरन की कैटालिटिक पावर को इन्हांस करने या बढ़ाने का काम करता है, और ये दोनों ही जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स हैं। थर्ड रिएक्शन आप देख रहे हैं कि साइक्लोहेक्सेनॉल और साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनॉल मतलब OH ग्रुप लगा हुआ है, OL एल्कोहलिक ग्रुप, और साइक्लोहेक्सेनोन में डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। इनकी रिएक्शन से बनता है एडिपिक एसिड, और ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये कॉपर और वेनेडियम की उपस्थिति में हो रही है। एडिपिक एसिड का फॉर्मूला आप यहाँ देख रहे हैं, और आप को ये मालूम होना चाहिए कि एडिपिक एसिड का यूज़ कहाँ होता है। ये नायलॉन 66 के सिंथेसिस में काम आता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ रिएक्शन की। इसमें आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, जिसमें एल्कीन आपको दिख रहा है। हाइड्रोजन की इसमें अटैचमेंट होगा इन प्रेजेंस ऑफ निकल और एल्केन बन जाएगा। इस रिएक्शन को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। निकल कैटलिस्ट की तरह काम आता है, और ये रिएक्शन कहाँ पर काम आती है? जो वनस्पति तेल हैं, वेजिटेबल ऑयल, उनमें ग्लिसरॉल के वो ट्राई एस्टर्स, जो ग्लिसरॉल ट्राई एस्टर्स ऑफ अनसेचुरेटेड एसिड्स होते हैं, ये जो वनस्पति तेल हैं, यानी उनमें अनसेचुरेशन होता है। अगर हम उनका हाइड्रोजनेशन करते हैं, H2 से उसकी रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो आपका सेचुरेटेड सॉलिड सेचुरेटेड वनस्पति घी का निर्माण इसके अंदर होता है, और ये जो प्रोसेस है इसमें निकल जो है वो कैटालिस्ट की तरह काम आता है। अब बात हम ये करते हैं कि
ऐसा क्यों होता है, ये प्रश्न हमारे दिमाग में आ सकता है कि संक्रमण धातु और उनके यौगिक कैटलिस्ट की तरह काम क्यों करते हैं। कोई ऐसा रीज़न होना चाहिए कि इनकी कैटालिटिक पावर इनमें क्यों आती है। तो उसके लिए हम इसे 3 पार्ट्स में इसको पढ़ेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे। तो फर्स्ट जो चीज़ है वो क्या है, आप सबको पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, साथ ही साथ उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति भी होती है, और ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इसको कैटलिस्ट की तरह काम करने के लिए एक्टिवेट करता है। अब आपको ये पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इसलिए इनमें ये कैपेसिटी होती है कि दे कैन एब्जॉर्ब और री एमिट एनर्जी, यानी एनर्जी को ये एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और उत्सर्जित भी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। साथ ही इस तरीके से जो एनर्जी लेते हैं या एनर्जी देते हैं, तो वो किसी भी रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है, यानी कि सक्रियण ऊर्जा है, वो एक तरह से उसको ये प्रोवाइड कर देते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी मिलने की वजह से रिएक्शन जो है वो कैसी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं शो करते हैं। और ये किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करने की वजह से ये इंटरमीडिएट यानी कि मध्यवर्ती कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो रिएक्टेंट से सीधे प्रोडक्ट बनता। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की उपस्थिति की वजह से रिएक्टेंट से पहले मध्यवर्ती कंपाउंड बनेगा और देन मध्यवर्ती कंपाउंड से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। और आपको पता है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड को बनने में कम सक्रियण ऊर्जा यानी कि कम एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है, और इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसी हो जाती है, फास्ट हो जाती है, अभिक्रिया की गति फास्ट हो जाती है। थर्ड जो रीज़न है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, वो है लार्ज सरफेस एरिया। तो संक्रमण धातुओं में सरफेस एरिया अधिक होता है, यहाँ पर रिएक्टेंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाते हैं और इस तरह से रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। अब हम देखते हैं कि कैटलिस्ट कितनी तरह के होते हैं। तो कैटलिस्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो उनकी भौतिक प्रावस्था यानी कि फिजिकल स्टेट के आधार पर किया जा सकता है। तो 2 तरह के कैटलिस्ट पॉसिबल हैं, समांग उत्प्रेरक यानी कि होमोजीनियस कैटलिस्ट और विषमांग उत्प्रेरक यानी कि हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो हम पहले बात करते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट की। जब कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट और रिएक्टेंट्स की फिजिकल स्टेट एक समान हो, यानी कि दोनों एक ही प्रावस्था में हों, तब ये जो रिएक्शन है वो कहलाती है होमोजीनियस कैटालिसिस, और उस कैटलिस्ट को हम कहते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट। तो इसके अंदर क्या है कि जो कैटलिस्ट है उसमें क्या होना चाहिए, उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर सके या त्याग सके, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसी तरह के होते हैं। यहाँ एक रिएक्शन आप देख रहे हैं जिसमें कि एसिटिक एसिड हमने लिया है, वो लिक्विड फॉर्म में है, उसकी क्रिया इथाइल अल्कोहल से कराई, वो भी लिक्विड फॉर्म में है, और ये एक एस्टरिफिकेशन अभिक्रिया है, और इन दोनों के मिलने से यानी कि एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से इथाइल एसीटेट बन रहा है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है, हमें ये देखना है कि यहाँ कैटलिस्ट कौन सा काम आ रहा है। ये कैटलिस्ट है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो कि लिक्विड अवस्था में है। तो आप देख रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड और जो रिएक्टेंट्स हैं एसिटिक एसिड और एथाइल अल्कोहल, उनकी भौतिक प्रावस्था समान है, और भौतिक प्रावस्था समान होने की वजह से इस तरह के कैटलिस्ट को हम कहेंगे होमोजीनियस कैटलिस्ट, और ये अभिक्रिया कहलाएगी होमोजीनियस कैटालिसिस। अब हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की। तो जो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है, आप समझ रहे हैं कि कैटलिस्ट की जो फिजिकल स्टेट है वो रिएक्टेंट से डिफरेंट होनी चाहिए, और जनरली वो कैसी होती है, सॉलिड होती है। तो यहाँ हम एक एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के
अमोनिया बना रहे हैं। हम पहले भी इस रिएक्शन को डिस्कस कर चुके हैं जिसमें कि आयरन कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो आप देखते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो रिएक्टेंट्स हैं ये गैसीय अवस्था में हैं, जबकि जो आयरन है आपका उसके नीचे हमने लिखा हुआ है एस फॉर सॉलिड। तो यहाँ पर कैटलिस्ट की प्रावस्था रिएक्टेंट्स की प्रावस्था से डिफरेंट हो गई। तो ये कैटलिस्ट कैसा हो गया? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। और यह जो अभिक्रिया है ये किस तरह से हो रही है? होमोजीनियस कैटालिसिस अभिक्रिया ये कहलाती है। अब लास्ट जो इसका पॉइंट है वो है कि कैटालिसिस का मैकेनिज्म यानी कि उसकी क्रिया विधि क्या है। तो हम देखते हैं कि यह जो कैटालिसिस अभिक्रिया होती है कोई भी, वो रासायनिक शोषण अभिक्रिया है जिसे हम कहते हैं केमीजॉर्प्शन। केमिकल एब्जॉर्प्शन से ये बना है केमीजॉर्प्शन, तो रासायनिक शोषण। अब यहाँ आपको एक निकल कैटालिस्ट दिखाया हुआ है। तो ये जो निकल कैटालिस्ट है इसमें आप देख रहे हैं कि जो निकल में चारों तरफ इसमें फ्री वैलेंसी है। ये जो फ्री वैलेंसी है इन पर आकर के रिएक्टेंट्स अटैच हो जाते हैं और आपस में क्रिया करते हैं, क्रिया करके प्रोडक्ट बना लेते हैं और प्रोडक्ट बनाने के बाद वो कैटलिस्ट की सरफेस से अलग हो जाते हैं और कैटलिस्ट एज इट इज़ वहीं पर रह जाता है, वो स्वयं रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो हम इनको रिपीट कर रहे हैं 5 पॉइंट्स के अंदर मैकेनिज्म को, कि सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इज उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होकर के एक्टिवेट होते हैं क्या? रिएक्टेंट्स। जो रिएक्टेंट्स हैं वो उत्प्रेरक की सतह पर एड्जॉर्ब हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया कि वहाँ पर आने के बाद ये आपस में क्रिया करते हैं। थर्ड पॉइंट है कि वो सतह से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान भी करते हैं। फोर्थ इज रिएक्टेंट्स क्रिया करके कहाँ पर? कैटालिस्ट की सतह पर प्रोडक्ट बनाते हैं और उसके बाद वो सतह से अलग हो जाते हैं। एंड लास्ट इज कि उत्प्रेरक क्रिया में भाग लिए बिना अंत में ऐसे ही रह जाता है, और क्योंकि ये खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते और केवल रिएक्शन की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, तो इस तरह से ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं और इन्हें हम उत्प्रेरक या कैटालिस्ट कहते हैं। तो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।